महाजनपदों का उदय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में हुआ। यहाँ पर लोहे की प्रचुरता थी, कृषि उपज की प्रचुरता थी और परिणाम स्वरूप ऋग्वेद कालीन कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था और इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जो 5 निकाय ग्रंथ हैं उसमें एक जो निकाय ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें इन 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। और इसी तरह जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन उनमें थोड़ी सी जो है वो विभेद है, दोनों में आपस में भिन्नताएं हैं। 16 महाजनपदों में अस्मक या असक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और शेष उत्तरी पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में विद्यमान थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल के अंतर्गत आते थे। समकालीन जो 10 गणतंत्र राज्य थे उसमें कपिलवस्तु के शाक्य, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, सुमसुमारगिरी के मग, अलकप्पे बुली, केस पुत के कालाम, जो आलार कालाम थे वो यहीं के थे, रामग्राम के कोलिये, जो मौर्य वंश में जो नाम आता है मौर्यों का, वो संभवतया रामग्राम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल, पावा के मल, यहाँ पे पावा में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ और कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। पिपली वन के मौर्य वंश का संबंध पिपली वन के मौर्य से है। वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विधेय, ये 10 गणतंत्र राज्य थे जो 2 महाजनपदों में वज्जी और मल में आते थे। और उसके अलावा जो 14 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे राजतंत्र था, उसमें काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, जिसे साकेत भी कहते हैं, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, प्राचीन नाम उसका राजगृह भी था, वज्जी, विदेह एवं मिथिला, मल, कुशीनारा एवं पावा, चेदी, शक्तिमती या सूक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, उत्तरी पांचाल राजधानी अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल राजधानी कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर जो राजस्थान में है, जयपुर के अरवल के बीच का जो प्रदेश है, सूरसेन, मथुरा, असक, पोतानी, अवंती, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक या लाजपुर, ये इनकी राजधानियां थी। इन 16 महाजनपदों में कालांतर में मगध सबसे शक्तिशाली बना और मगध साम्राज्य का निर्माण हो गया। सभी जनपद मगध में सम्मिलित हो गए। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली जो राजतंत्र थे उसमें कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती थे।
प्राचीन काल में प्राचीन मनुष्यों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। राजा को उन्होंने श्रेष्ठ माना है बजाय जनतंत्र के। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को वार्ता शस्त्रोपजीवन कहा जाता था। जो दूर दराज के जो दो महाजनपद थे, गांधार एवं कंबोज, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन महाजनपदों में जो है वो मगध जो महाजनपद था वो ज़्यादा शक्तिशाली बना और कालांतर में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। और उस मगध साम्राज्य में प्रारंभ में जो हमें शासन मिलता है जिस वंश का, राजवंश का, उसमें हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और उसके उपरांत मौर्य वंश का नाम आता है। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार माना जाता है। बिंबिसार प्रथम शक्तिशाली शासक था जिसने मगध जनपद को मगध साम्राज्य की ओर परिवर्तित करने का प्रयास किया। उसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व माना जाता है। उसे मगध साम्राज्य की महता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य मिलाया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, जो बाद में जो है वो राजगृह बनी, पाटलिपुत्र बनी बाद में। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। जब बीमार हो गया चंड प्रद्योत तब जीवक वहां पे गया, उसको स्वस्थ करके आया। उसकी पत्नी कौशल देवी कौशल राजा प्रसेनजित की बहन थी तथा दूसरी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। मतलब दोनों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारत में जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर कर और अपने राज्य का विस्तार करने में जो प्रारंभिक शासक का नाम आता है वो बिंबिसार, जिसने 2 महाजनपदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कौशल से भी किया और वैशाली से भी किया। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। उसका नाम हमें प्रारंभिक स्रोतों में कुणिक मिलता है और उसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। मतलब जिसमें काशी जो था जो राजतंत्रात्मक महाजनपद था और वज्जी गणतंत्रात्मक महाजनपद था, और दोनों को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया और मगध साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। उसके मंत्री वस्कार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था और उसे युद्ध में विजय मिली थी। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ, अर्थात बुद्ध तब तक जीवित थे। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में
स्तूप का निर्माण कराया। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। उदयन का शासनकाल जो है वो 461 से 445 ईसा पूर्व माना जाता है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना उसने की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। इस वंश की अंतिम नागदशक या दर्शक नामक शासक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव डाली। शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। शिशुनाग ने अवंती तथा मत्स्य राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक या काकवण इसने 394 से 366 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। उसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, पुराण ब्राह्मण ग्रंथ है, में काकवण मिलता है। उसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सिंहली महाकाव्य जो है दीपवंश और महावंश, उनके अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष पश्चात कालाशोक के शासनकाल में 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 383 ईसा पूर्व। 483 जो है वो गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण वर्ष था और उसके 100 साल पश्चात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति में विभेद उत्पन्न होने के कारण यह 2 भागों में बंट गया। बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंगिक। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन था। इसके पश्चात नंदवंश जो सबसे महत्वपूर्ण वंश था और उसका संस्थापक महापद्मनंद नामक एक शूद्र शासक था। देखिए उस समय उतने हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। वर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि वर्ण का अर्थात जो चयन है, चयन के आधार पर अपना जो व्यवसाय वो उनका होता था, वो अब नहीं था। अब वो जाति व्यवस्था स्थापित हो गई थी और इसीलिए वर्ण व्यवस्था के स्थान पर वर्ग व्यवस्था में देखने को मिलती है। महापद्मनंद एक शुद्ध शासक था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एकराट और एक क्षत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों में उसे अग्रमिज कहा गया है।
घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी एवं मौर्य वंश के शासन की नींव डाली। तो इस तरह जो मगध साम्राज्य उसका धीरे धीरे विकास होता चला गया और मौर्यों के काल में उसका सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक जो भारत की जो भौगोलिक जो सीमा रही अभी तक वो मौर्यों के काल में रही, नंद वंश के समय में थी और उसको थोड़ा आगे मौर्यों ने भी बढ़ा दिया।